2025-26 में जो भी बड़ी बड़ी नियुक्तियां हुई हैं ना, उनको समझना सिर्फ जनरल नॉलेज का सवाल नहीं है। ये तो एक तरह से भविष्य के ब्लूप्रिंट को पढ़ने जैसा है। अपनी अलग खास पावर है और सब मिलकर एक बड़े मिशन के लिए काम करते हैं। तो ये हैं हमारी सिक्योरिटी टीम के कुछ सबसे अहम खिलाड़ी। एनएसए बोर्ड के हेड आलोक जोशी जी से लेकर बीएसएफ के डीजी प्रवीण कुमार जी तक, और आईटीबीपी, एनआईए, बीआरओ, कितने सारे नाम है ना। पहले नजर में लगेगा कि अरे इन सब का काम तो एक ही है, देश की सुरक्षा करना। लेकिन यहीं पर असली कहानी छुपी है, और वो कहानी है स्पेशलाइजेशन की। और देखिए, यही सवाल मन में आता है। भूगोल ही यहाँ पर रणनीति तय करता है। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को हिमालय की 0 से भी नीचे तापमान वाली बर्फीली ऊंचाइयों पर लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान राजस्थान के तपते रेगिस्तान और कच्छ के दलदली रण को संभालते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो रणनीति तपते रेगिस्तान में काम आएगी वो बर्फीले पहाड़ों पर तो फेल हो जाएगी ना। हर एजेंसी एक खास तरह का हथियार है, जिसे एक खास काम के लिए ही तराशा गया है। लग रहा है मानो दुनिया भर में एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया है। एक डोमिनो गिरता है और उसकी आवाज हर कोने में, हर महाद्वीप में सुनाई देती है। और इस ग्लोबल बदलाव का एक बहुत बड़ा चेहरा है सत्ता में महिलाओं का आना। और दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं है कि महिला लीडर्स बढ़ रही हैं, बल्कि ये है कि वो किन पदों पर आ रही हैं। पहले क्या होता था, महिलाओं को अक्सर शिक्षा, संस्कृति यानी सॉफ्ट पावर वाले मंत्रालय या पद मिलते थे। लेकिन अब देखिए, भारत की पहली महिला लॉ सेक्रेटरी, आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल, ये हार्ड पावर वाली पोजीशंस हैं। ये वो जगह हैं जहां से देश की नीतियों और सुरक्षा तय होती है। ये एक जबरदस्त और बहुत ही जरूरी बदलाव है। और ये बदलाव सिर्फ महिला नेतृत्व तक ही नहीं रुका है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो, या यूरोप और ग्लोबल साउथ में नए चेहरों का उभरना, हर जगह नए लीडर्स सामने आ रहे हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एनर्जी क्राइसिस और इकोनॉमिक प्रेशर जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी दुनिया नए आइडियाज और नए लीडरशिप की तलाश में है। और इस पूरी बदलती दुनिया में भारत की भूमिका भी बदल रही है। हम एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। अब हम सिर्फ वो देश नहीं रहे जो दूसरों के बनाए नियमों को फॉलो करता है। हम अब रूल टेकर से रूल मेकर बन रहे हैं। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। जब डब्ल्यूटीओ में ब्रिजेंद्र नवनीत, यूएन में पर्वथनेनी हरीश और आईएमएफ में परमेश्वरन अय्यर जैसे लोग भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब साफ है, अब हम उस टेबल पर बैठे हैं जहां दुनिया की इकोनॉमी और डिप्लोमेसी के नियम लिखे जाते हैं। ये भारत के बढ़ते हुए कद का जीता जाता सबूत है। डिप्लोमेसी हमें सीधे भविष्य में झांकने का मौका देती है और कुछ बहुत बड़े सवाल भी खड़े करती है। सवाल यह है कि नासा जैसी स्पेस एजेंसी को एक चीफ एआई ऑफिसर की क्या जरूरत पड़ गई। ये नियुक्ति हमें एक बिल्कुल नए दौर की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। डेविड साल्वागिनी की ये जो भूमिका है ना, ये कोई नॉर्मल आईटी जॉब नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक रोल है। जरा सोचिए, जब मंगल पर हमारा कोई रोवर घूम रहा हो और उसके सामने अचानक एक बड़ा सा गड्ढा आ जाए, तो वो धरती से कमांड आने का इंतजार नहीं कर सकता। उसमें तो मिनटों घंटों लग जाएंगे। उसे फैसला लेना होता है माइक्रो सेकंड में, और यही काम करता है एआई। वो काम जो इंसानी दिमाग की स्पीड से बहुत बहुत आगे है। तो ये नियुक्ति एक बात बिल्कुल साफ कर देती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ लैब में रहने वाली कोई चीज नहीं है। ये अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी और अंतरिक्ष में हमारी खोज दोनों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और यहीं पर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज नासा ने एक इंसान, डेविड साल्वागिनी को अपने एआई को गाइड करने के लिए रखा है। लेकिन जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी भाग रही है, उसे देखते हुए ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वो दिन कितना दूर है जब किसी सुपर पावर देश का चीफ स्ट्रैटेजिस्ट या दुनिया के सबसे बड़े बैंक का हेड कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद एक आजाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। और क्या हम एक समाज के तौर पर उस दिन के लिए तैयार हैं? बस इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।